हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं टीजीटी और पीजीटी के अपने स्टूडेंट्स जो कि तैयारी कर रहे हैं अंग्रेजी विषय से, उनके लिए मैंने वीडियो देना आरंभ किया है। और सबसे पहले मैंने जो कॉमन जो टॉपिक होगा आपका टीजीटी और पीजीटी दोनों में, जिसको हम फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं, तो फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मैंने पढ़ाना आरंभ किया है। और फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पहला वीडियो मैंने दिया था फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, और फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में मैंने आपको सिर्फ पोइट्री जितनी भी प्रकार की होती हैं उनसे आपका मात्र परिचय कराया था। ठीक है साहब। अब क्या है कि कल जो मैंने आपको वीडियो दिया था वो मैंने वीडियो दिया था फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में पहला फॉर्म यानी कि सोनेट का। क्या का दिया साहब? सोनेट का। और आज मैं आपके लिए तीसरा जो वीडियो लेकर आया हूं उसमें मैं पोइट्री के दूसरे एक पार्ट की बात करूंगा, एक दूसरे प्रकार की कविता की बात करूंगा, जिसको कि हम कहते हैं एलेजी। क्या कहते हैं साहब? एलेजी। तो आज देखिए मैंने लिखा है टीजीटी पीजीटी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री और नीचे लिखा है एलेजी। एक बात विशेष ध्यान रखिए, ये जो टॉपिक्स हैं ये सिर्फ टीजीटी और पीजीटी के लिए नहीं, बल्कि जो मेरे स्टूडेंट्स जूनियर सुपरटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोग भी इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। तो जब हम एलेजी की बात करते हैं तो एलेजी को हिंदी में शोक गीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है साहब? शोक गीत कहा जाता है। क्या क्या इसमें होता है और कौन कौन से प्रमुख राइटर्स हैं जिन्होंने एलेजीज लिखी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको वो बताने का प्रयास करूंगा। तो देखिए पहला पॉइंट मैंने लिखा, इन द मॉडर्न द एलेजी हैज नो डेफिनेट फॉर्म। अगर हम आधुनिक समय की बात करें तो आधुनिक समय में एलेजी जो है हमारी, उसका कोई निश्चित रूप नहीं होता। एलेजी का कोई भी निश्चित रूप नहीं होता, नो डेफिनेट फॉर्म और मीटर, और ना ही कोई निश्चित छंद होता है। जैसा कि कल सोनेट मैंने पढ़ाई थी, 14 लाइन की कविता होती है, 2 प्रकार की होती है, दोनों में स्टेंजा फॉर्म अलग है, दोनों की राइमिंग स्कीम अलग थी। ऐसा एलेजी के अंतर्गत नहीं होता है। सॉरी, अगर कुछ होता है तो क्या, ओनली द सब्जेक्ट मैटर और टू बी मॉर्नफुल। एलेजी के अंतर्गत सिर्फ एक चीज जो है वह आवश्यक रूप से होनी चाहिए, और वो है कि इसका विषय वस्तु जो हो, सब्जेक्ट मैटर जो हो, वह शोकपूर्ण हो। क्या हो साहब? शोकपूर्ण हो, मॉर्नफुल हो। ठीक है ना? तो फिर से समझ लीजिए, अगर हम आधुनिक समय की बात करें तो एलेजी हैज नो डेफिनेट फॉर्म। एलेजी जो होती है उसका कोई निश्चित रूप नहीं होता और मीटर, और ना ही कोई निश्चित छंद होता है। ओनली द सब्जेक्ट मैटर और टू बी मॉर्नफुल, सिर्फ और सिर्फ वह विषय होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? शोकपूर्ण होना चाहिए, मॉर्नफुल होना चाहिए। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा देखिए साहब, इट इज टेकन टू बी ए फ्यूनरल सॉन्ग in which tributes are paid to the dead, near and dear one। इसको आप एक फ्यूनरल सॉन्ग के रूप में ले सकते हैं। किस रूप में? फ्यूनरल सॉन्ग के रूप में, जिसमें कि ट्रिब्यूट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ट्रिब्यूट दिया जाता है किसी ऐसे को जिसकी मृत्यु हो गई है, और वो मृतक जो है वो कैसा है हमारा, कोई नजदीक का, नियर का, या डियर यानी कोई प्रिय था। कहने का तात्पर्य, अगर हम एलेजी की बात करें तो एलेजी एक प्रकार का आपका फ्यूनरल सॉन्ग होती है, और एलेजी के माध्यम से पोएट जो है वह अपने किसी नियर यानी कि अपने नजदीक के, डियर किसी प्रिय की मृत्यु पर उसको ट्रिब्यूट देता है, श्रद्धांजलि देता है। ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है? श्रद्धांजलि। तो शोक गीत के माध्यम से पोएट जो है वह जो उसका प्रिय, जो उसका मित्र, जो उसका डियर वन है, जिसकी डेथ हुई है, उसको वो श्रद्धांजलि देने का कार्य करता है। तीसरा पॉइंट आपका मैंने लिखा, देयर इज पॉपुलर फॉर्म ऑफ एलेजी द पेस्टोरल एलेजी। अगर हम बात करें एलेजी की, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस फॉर्म होती है, और उसको हम कहते हैं पेस्टोरल एलेजी। क्या कहते हैं साहब? पेस्टोरल एलेजी। इन इट द पोएट एज ए शेपर्ड। इसमें एक जो पोएट जो इस पेस्टोरल एलेजी को लिखता है वह अपने आप को किस रूप में शो करता है?
एक शेपर्ड के रूप में, एक देहाती शेपर्ड के रूप में, चरवाहे के रूप में, शेपर्ड का मतलब चरवाहा, गड़रिया, जो भी आप कह सके, एक चरवाहे के रूप में शो करता है। लेमेंट्स द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, और वह चरवाहे के रूप में अपने मित्र की मृत्यु पर क्या मनाता है? शोक मनाता है। अपने मित्र की मृत्यु पर क्या मनाता है? शोक मनाता है। हु इज हिज फेलो शेपर्ड, और वह मित्र जो होता है वह अपने मित्र को क्या दिखाता है? अपना फेलो शेपर्ड, यानी कि अपना साथी चरवाहा। द मैनर ऑफ स्पीच एंड द सेटिंग हैव इन्फ्लुएंस ऑफ रस्टिक लाइफ। और भैया इसमें जो मैनर यूज करता है लेखक, ढंग व्यक्त करता है पोइट्री का, साथ ही साथ जो सेटिंग दिखाता है, बैकग्राउंड आप कह सकते हैं, सेटिंग का मतलब बैकग्राउंड जो होता है, जो एटमॉस्फियर होता है, वो सब कैसा होता है? उस पर प्रभाव रस्टिक लाइफ का, यानी कि देहाती जीवन का प्रभाव उस पर देखने को मिलता है। तो तीसरा पॉइंट एक बार पुनः समझ लीजिए। अगर हम बात करें एलिजी की, तो एलिजी का सबसे फेमस अगर फॉर्म है तो वो है पेस्टोरल एलिजी अंग्रेजी साहित्य में, जिसमें कवि जो है वो अपने आप को एक शेपर्ड के रूप में प्रदर्शित करता है। लेमेंट्स द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड हु इज हिज फेलो शेपर्ड, और उसमें वह बंदा जो है, वह हमारा पोएट जो है, वो अपने आप को शेपर्ड शो करते हुए अपने किसी मित्र शेपर्ड की मृत्यु पर शोक मनाता हुआ दिखाई देता है। द मैनर ऑफ स्पीच एंड सेटिंग, इसकी जो स्पीच के मैनर ढंग होता है और जो सेटिंग होती है, बैकग्राउंड, एटमॉस्फियर वगैरह, हैव इन्फ्लुएंस ऑफ रस्टिक लाइफ, उस पर प्रभाव हमें काय का देखने को मिलता है? देहाती जीवन का। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसमें अगला पॉइंट मैंने लिखा, पॉइंट नंबर 4, द एलिजी वॉज ऑरिजिनेटेड इन ग्रीक, यानी कि एलिजी की उत्पत्ति जो है वो हमारी ग्रीक से होती है। बट लेकिन इन इट्स ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर हम ग्रीक कॉन्सेप्ट की बात करें तो जब ग्रीक में एलिजी लिखना आरंभ हुआ उस समय इसके ओरिजिनल कॉन्सेप्ट में एलिजी वॉज ए वॉर सॉन्ग। एलिजी का मतलब सिर्फ शोक गीत नहीं था, एलिजी युद्ध में गाए जाने वाले गीत के रूप में भी ग्रीक भाषा में लिखी जाती थी। लव पोएम, प्रेम के गीत के रूप में भी लिखी जाती थी। ए पॉलिटिकल वर्स, एक राजनीतिक कविता के रूप में भी लिखी जाती थी। और लेमेंटेशन फॉर द डेड, या किसी अपने की मृत्यु पर शोक मनाने के लिए भी एलिजी को लिखा जाता था। कहां साहब? ग्रीक में, इसके ओरिजिनल कॉन्सेप्ट में। ठीक, लेकिन जब हम बात मॉडर्न टाइम की बात करते हैं, अंग्रेजी एलिजी, इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम एलिजी की बात करते हैं तो साहब एलिजी जो है अब सिर्फ और सिर्फ रह गया है लेमेंटेशन फॉर द डेड, यानी कि किसी भी मृतक को श्रद्धांजलि देते हुए उसकी याद में कविता लिखना, यही शोक गीत रह गया है, यही आपकी एलिजी रह गई है। उसके बाद 5th पॉइंट मैंने आपका लिखा, एन एलिजी रिक्वायर्स नॉट ओनली सीरियस सब्जेक्ट ऑफ डेथ, यानी कि एलिजी लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक गंभीर विषय जैसे कि मृत्यु, भाई मृत्यु से ज्यादा गंभीर विषय कोई नहीं हो सकता, तो एलिजी लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक गंभीर विषय मृत्यु की ही आवश्यकता नहीं होती, बट ऑल्सो इट्स डिग्निफाइड ट्रीटमेंट विद हाई सीरियसनेस एंड ग्रांड स्टाइल, बल्कि साथ ही साथ एलिजी के अंतर्गत जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो हाई सीरियसनेस का होना चाहिए, अत्यधिक गंभीरता के साथ एलिजी लिखनी चाहिए, और साथ ही साथ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, उन्होंने कहा ग्रांड स्टाइल की होनी चाहिए। स्टाइल कैसी होनी चाहिए? ग्रांड स्टाइल होनी चाहिए एलिजी में। हालांकि कई अंग्रेजी के कवि ऐसे हैं जिन्होंने की ग्रांड स्टाइल को फॉलो नहीं किया है। सीरियसनेस तो भाई एलिजी है, सीरियसनेस तो रहेगी, लेकिन ग्रांड स्टाइल को फॉलो ना करते हुए उन्होंने सिंपल स्टाइल को फॉलो किया है। जैसे कि थॉमस ग्रे साहब की एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड जब हम पढ़ते हैं तो वो भी एक एलिजी है, वन ऑफ द बेस्ट एलिजीज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आप उसको कह सकते हैं। उस एलिजी में उन्होंने ग्रांड स्टाइल का यूज ना करते हुए बल्कि सिंपल स्टाइल का यूज किया है। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए जरा। अब मैंने आपके लिए इसमें लिखा सम एलिजिक पोएट एंड देयर वर्क्स, यानी कि कुछ अंग्रेजी साहित्य के ऐसे पोएट्स जिन्होंने की एलिजीज लिखी, बहुत फेमस एलिजीज लिखी,
उनके बारे में मैं आपका परिचय कराऊंगा और उनके जो इलेजिक वर्क्स हैं उनसे मैं आपका परिचय कराऊंगा। जैसे कल मैंने सोनेट में आपको समझाया था, जो प्रमुख सोनेटियर्स हैं उनके बारे में बताया, उनके सोनेट्स के कलेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया और कहा था मैंने अगर सोनेट से क्वेश्चन आएगा तो कल की मेरी वीडियो सोनेट का जो है अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए उसको, उससे बाहर सोनेट से कनेक्टेड क्वेश्चन नहीं जा सकता। अगर इलेजी से पूछा जाएगा तो जो मैंने समझाया उतना और उसके बाद जो मैंने आपके सामने लिखा है अभी मैं समझा रहा हूं, इससे बाहर इलेजी से कनेक्टेड क्वेश्चन नहीं जाएगा साहब। ठीक, तो देखिए सबसे पहले जॉन मिल्टन साहब। ठीक, जॉन मिल्टन साहब ने एक इलेजी लिखी जिसका नाम है लिसिडस। क्या नाम है साहब? लिसिडस। और ये इलेजी जो है ही कंपोज्ड इट ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। मिल्टन साहब ने यह एलिजी जो है वह अपने मित्र एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिखी थी। किसकी मृत्यु पर लिखी साहब? अपने मित्र एडवर्ड किंग की मृत्यु पर इस पोएम को लिखा। और यह सोनेट जो है वो आपकी कैसी सोनेट है? उन्होंने कहा पेस्टोरल एलिजी जो सोनेट है वो आपकी ये पेस्टोरल एलिजी है साहब। ये तो फिर से सुन लीजिए, जॉन मिल्टन साहब इनके द्वारा सबसे फेमस एलिजी इनकी लिखी गई, इन्होंने लिखी लिसिडस। और यह एलिजी जो है वो इन्होंने अपने मित्र एडवर्ड किंग की याद में लिखी, उनकी मृत्यु पर लिखी। और यह किस प्रकार की एलिजी है? एक आपकी पेस्टोरल एलिजी है। उसके बाद दूसरे राइटर आप देख लीजिए, थॉमस ग्रे साहब। हम सब ने, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन सब ने थॉमस ग्रे साहब की एक पोएम पढ़ी है। पोएम का नाम है एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। क्या नाम है साहब? एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। ये पोएम हम सब ने पढ़ी है। और इस पोएम में अगर हम बात करें तो ट्रिब्यूट किया है, जैसा कि ये जो पोएम्स हैं इसमें किसी न किसी को मैंने कहा कि नियर या डियर वन की मृत्यु पर उसको याद करते हुए, उसको श्रद्धांजलि देते हुए ये पोएम्स लिखी जाती हैं। तो ये पर्सनल एलिजी हो गई साहब इनकी, क्योंकि इन्होंने अपने मित्र के लिए लिखी, एडवर्ड किंग के लिए उनकी डेथ पर। लेकिन थॉमस ग्रे साहब की पोएम जो है एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, यह आपकी इम्पर्सनल एलिजी है। इसमें वह एक गांव के कब्रिस्तान में खड़े हुए हैं जहां गरीब किसान जो पूर्वज थे जिनकी कब्रें बनी हुई हैं, आज उनकी कब्रों को कोई देखने वाला भी नहीं है, जो बुरी स्थिति में कब्रें हैं, उनको याद करते हुए, उनको डेडिकेट करते हुए, उन्होंने ट्रिब्यूट करते हुए इस पोएम एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड की रचना की है साहब। उसके बाद तीसरे पोइट हमारे पीवी शैली साहब, रोमांटिक एज के। पीवी शैली ने एक एलिजी लिखी, मोस्ट फेमस एलिजी है इनकी, एडोनिस। और एडोनिस जो है वो उन्होंने लिखी कंपोज्ड इट ऑन द डेथ ऑफ कीट्स। जॉन कीट्स के बारे में आप सबने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है, पीवी शैली के बारे में भी आपको पढ़ाया। तो पीवी शैली के बड़े अच्छे मित्र थे कीट्स। कीट्स की मृत्यु शैली साहब से पहले हो गई थी, तो कीट्स की मृत्यु पर शैली साहब ने उनको याद करते हुए एडोनिस एलिजी की रचना की है। और ये भी आपकी किस श्रेणी में जाएगी? आपकी पर्सनल एलिजी। ठीक है ना साहब। उसके बाद चौथे नंबर पर मैंने लिखा है टेनिसन साहब को, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। टेनिसन साहब की एक बहुत ही फेमस एलिजी है साहब, इन मेमोरियम। क्या नाम है? इन मेमोरियम। अगर इसका पूरा नाम मैं लिखूं तो नाम होगा इन मेमोरियम ऑफ आर्थर हेनरी हेलम। कभी कभी आपको शॉर्ट में मिल जाता है इन मेमोरियम, AHH। ठीक है ना साहब। तो इन मेमोरियम की रचना इन्होंने की। ही कंपोज्ड इट ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम। और ये पोएम इन्होंने किसको कंपोज करते हुए लिखी? किसको याद करते हुए? अपने मित्र आर्थर हेनरी हेलम को याद करते हुए लिखी। और आपको जानकर हैरानी होगी साहब कि इन मेमोरियम के अंतर्गत 1, 2, 4, 10 पोएम नहीं है, बल्कि कुल मिलाकर 131 लिरिक्स का ये कलेक्शन है। सभी के सभी क्या है साहब? एलिजी हैं, एलेजिक लिरिक्स लिखी है इन्होंने, और इनका पूरे का कलेक्शन है इन मेमोरियम। क्लियर साहब। तो इन मेमोरियम की रचना आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु पर उनको याद करते हुए टेनिसन साहब ने लिखी, और जिसमें कुल 131 लिरिक्स आपके आते हैं। अब लास्ट जो है आपके एक और बहुत महत्वपूर्ण
जो एलआईजी राइटर हैं, मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले मैथ्यू अर्नोल्ड, जूनियर सुपरटेंडेंट के मेरे जो स्टूडेंट हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड से आपका परिचय कराया था और मैंने कहा था ये सबसे ज्यादा अगर किसी भी कारण प्रसिद्ध हैं तो एक एलिजिक राइटर के रूप में है, एलिजिक पोइट के रूप में है, तो मैथ्यू अर्नोल्ड साहब। मैथ्यू अर्नोल्ड साहब की बात करें तो मैथ्यू अर्नोल्ड साहब ने एक एलआईजी लिखी है रग्बी चैपल। कौन सी? रग्बी चैपल इनकी बहुत फेमस एलआईजी है साहब। और रग्बी चैपल जो है वह इन्होंने अपने पिता को याद करते हुए लिखी। किसको याद करते हुए लिखी? अपने पिता को। तो ट्रिब्यूट टू हिज फादर। रग्बी चैपल इन्होंने किसको याद करते हुए लिखी? अपने पिता को। और इस पोएम को ट्रिब्यूट किसको किया? अपने पिता को। एक और बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने एलआईजी लिखी है साहब, नाम है थायरसिस। क्या नाम है साहब? थायरसिस। और थायरसिस की रचना जो है वो इन्होंने अपने मित्र आर्थर हेनरी क्लब की याद में लिखी है। ठीक है साहब? किसके याद में? आर्थर हेनरी क्लब, जो इनके मित्र थे, इनके क्लास फेलो रहे हैं और क्लास फेलो के साथ साथ आगे चल के भी इनके मित्र रहे, तो उनकी याद में इन्होंने थायरसिस की रचना की है। तो अगर मैं बात करूं तो एलआईजी राइटर की, तो ये प्रमुख राइटर्स हैं आपके बेल्टन साहब, थॉमस ग्रे साहब, पीवी शैली साहब, टेनिसन साहब और मैथ्यू अर्नोल्ड साहब। इनको इनके जो एलआईजिक वर्क्स है इनके लिए याद किया जाता है, जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको एलआईजी क्या है इससे आपका परिचय कराया, साथ ही साथ जो प्रमुख एलआईजीज लिखी गई और जिन राइटर्स ने लिखी उनसे मैंने आपका परिचय कराया। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। अधिक से अधिक लोगों तक मेरा चैनल पहुंचाइए। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।